हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रहते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, श्वसन तंत्र, उसकी का सेकेंड पार्ट का वीडियो है ये। आप ठीक, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायफ्राम तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके आगे की पूरी बात को समझते हैं, चलिए। तो ये आपका है, यहाँ पे जो टॉपिक आज पढ़ना है उसमें लिखा हुआ है क्या, ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण, ठीक है, व रुधिर तथा कोशिकाओं तक पहुँचने वह श्वसन क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब पहुंचने के आधार पर श्वसन क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है बेसिकली उसके अंतर्ग्रहण, ठीक, और रुधिर तथा कोशिकाओं तक पहुंचने के आधार पर इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक भाग क्या कहलाएगा, तो आप कहलाएगा ये बाह्य श्वसन, ठीक। उसके बाद हो जाएगा गैसों का परिवहन, और उसके बाद हो जाएगा आंतरिक श्वसन, ठीक। तो ये तीन अलग अलग टाइप हैं। बाह्य श्वसन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नोज है, ठीक, लंग्स है, एल्वियोलाई है, ठीक। तो बेसिकली बाह्य श्वसन यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा होता है, ठीक। मतलब नाक के माध्यम से जो हम श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं, जो कि आपको लंग्स तक जाता है, ठीक है। नाक बेसिकली जो नोज है हमारा, वो बेसिकली उस एक मार्ग प्रदान करता है, अदरवाइज श्वसन क्रिया पूरा काम लंग्स में होता है, ठीक है। बस वो मार्ग प्रदान कर रहा होता है। अब नोज के माध्यम से लंग्स तक गया क्या, ऑक्सीजन, और लंग्स के माध्यम से फिर कहाँ गया, एल्वियोलाई तक, ठीक। यहाँ तक जो पूरा कार्य होता है। अब एल्वियोलाई क्या है, इसके लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा बात, ठीक। यहाँ तक जो पूरा काम हुआ है वो ऑक्सीजन का परिवहन का, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है। फिर गैसों का परिवहन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बोलते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन के बारे में, ठीक है, कि ये आंतरिक श्वसन में क्या होगा, एल्वियोलाई से ब्लड में पहुँचता है रक्त, ठीक है, सॉरी ये ऑक्सीजन, और फिर ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से फिर सेल में पहुँचता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आंतरिक श्वसन का पूरा होता है। तो एल्वियोलाई तक जो पूरी घटना है बाह्य श्वसन, और एल्वियोलाई के बाद ब्लड, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से सेल, इस तरीके से पहुंचता है, उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन बोलते हैं। और बीच में आपका एक टॉपिक है गैसों का परिवहन। तो इन तीन टॉपिकों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसको समझेंगे कि कैसे पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के पहुँचने के बाद पूरा होता है, ठीक। ठीक है, क्या है, तो सबसे पहला पढ़ना अपने को बाह्य श्वसन, ठीक। बाह्य श्वसन तो क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि वायुमंडलीय वायु का शरीर के भीतर आना, ठीक, वह वायुमंडलीय वायु का शरीर के भीतर आना, वह वायु का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है, ठीक। और यह क्रिया पूरा कहाँ होगा, तो फुफ्फुसों में संपन्न होती है, इसके लिए इसको फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। मतलब ये कि जो पूरी क्रिया है वो पल्मनरी वाले भाग में आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, इसलिए इसको वो कह देते हैं। ये पूरा जुड़ा हुआ किससे है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका लंग्स वाले हिस्से से, इसलिए इसको फुफ्फुस श्वसन भी कह देते हैं, ठीक। क्योंकि ये पूरा कहाँ होता है, लंग्स में होता है। इसके लिए फुफ्फुसों के लिए यहाँ पे लंग्स शब्द का ये इंग्लिश में प्रयोग किया गया है, लंग्स। पूरी घटना चूंकि वहाँ पे होती है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस श्वसन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। जिसमें सिंपल बात क्या है कि वायु शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक, और जो बेकार वायु है शरीर का वो बाहर जाएगा, जो CO2 युक्त वायु होता है। इस पूरी प्रक्रिया कहते हैं बाह्य श्वसन, ठीक। अब ये शरीर मतलब लंग्स तक का वाला जो अंग है उसी में आपको कार्य होता है। लंग के अंदर बात करेंगे, जैसे कि आप देखें कि ये जो एल्वियोलाई है वहीं तक की बात है। एल्वियोलाई से अंदर बात करेंगे तो आंतरिक श्वसन कहलाएगा, जो कि ब्लड, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से सेल, इस तरीके से होता है, वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट आपका इसके अंतर्गत दो क्रियाएं होती है, ठीक। कौन कौन सा, तो एक है श्वासोच्छ्वास, ठीक है, एक है आपका श्वासोच्छ्वास, उसको कहते हैं, एक को कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक, इंग्लिश में। और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, निश्वास, निश्वसन, ठीक है, निश्वसन। अब श्वासोच्छ्वास के भी दो टाइप हैं, एक का है निश्वसन और एक है आपका उच्छ्वास। निश्वसन और उच्छ्वास। पहली बात तो क्या है, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास पढ़ना है अपने को, ठीक। अब इसके दो टाइप है, एक हो जाएगा निश्वसन, ठीक है, यहाँ पे निश्वसन कर लीजिएगा, ठीक है, निश्वसन, ठीक, और एक उच्छ्वास। तो इसी के बारे में आपको पहला पढ़ना, तो यहाँ पे निश्वसन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। उसका उच्छ्वास के बारे में पढ़ेंगे। उच्छ्वास को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, ठीक, निश्वसन। और जो निश्वसन है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है इंस्पायरेशन, ठीक, इंस्पायरेशन मतलब वायु का शरीर के अंदर आना, ठीक। और निश्वसन या उच्छ्वास का मतलब होता है एक्सपायरेशन, मतलब वायु का शरीर से बाहर जाना। ऐसे आप यहाँ पे पढ़िएगा ही नीचे में जो लिखा हुआ उसमें, ठीक, ऐसा। तो इसमें दो क्रियाएं कौन कौन शामिल है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। श्वासोच्छ्वास के अंदर में दो टाइप है, ठीक। एक का नाम है निश्वसन, निश्वसन, ठीक, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। एक का नाम है उच्छ्वास, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं। इसी उच्छ्वास का एक और नाम हो जाता है निश्वसन, बोल देते हैं उसको। इस तरीके से आपको नाम दिखता है, ठीक है।
तो देखिए आगे, पहला आपका निःश्वसन, ठीक। इसमें श्वसन अंगों के द्वारा वायु शरीर के अंदर पहुंचता है और इस दौरान पसलियां बाहर की ओर खिंचती है, इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और इससे डिफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वायु वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए पूरी बातें क्या है, एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए कि नोजल पैसेज है, नेसल पैसेज है, ठीक। यहाँ से आया, फिर आपको मिल गया यहाँ पे फेडिंग्स, ठीक। फेडिंग्स मिल गया यहाँ पे, फेरिंग्स के नीचे आपको मिल गया लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद क्या हो गया कि फिर ये ट्रैकिया बना, और ये ट्रैकिया क्या जाके आगे जाके अलग अलग वर्गों में, ठीक है। छोटा करने दीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा हो गया फिर नीचे बन नहीं पाता है पूरा। देखिए ये हो गया आपका नेजल पैसेज, ठीक है। ऊपर में नेजल पैसेज हो गया, ठीक। यहाँ पे फेडिंग्स हो गया, फेरिंग्स के नीचे हो गया लैरिंग्स, ठीक है। डिटेल में पूरा वीडियो आपको पीछे मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट वाले में ये सब मिल जाएगा, पर हम यहाँ पे शॉर्ट में बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी लैरिंग्स के नीचे, ठीक है, हम ट्रैकिया बनाएंगे। ट्रैकिया आपको पता है श्वास नली इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रैकिया किस में बटा हुआ है, तो इसमें बटा हुआ है ब्रोंकाई में, ठीक। और ब्रोंकाई किस में बटा हुआ, तो ये बटा हुआ ब्रोंक्यूल्स में, ठीक। और इस ब्रोंक्यूल से क्या निकलता है, तो ये निकलता है एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई। और इसी में आपका क्या है, लंग्स है पूरा, ठीक। यहाँ पे एक लंग्स है, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पे एक जगह होता है हार्ट के लिए, आपको पता है यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जब आप ये वायु को अंदर लेंगे, ठीक है, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी, जब आपका श्वास अंदर खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, क्योंकि जब लंग्स फूलेगा। अब इसी के ऊपर क्या है, वक्ष गुहा है बेसिकली, और वक्ष गुहा में क्या है, रिब्स वगैरह दिखाई देते हैं, पसलियाँ दिखाई देती है जिसके ऊपर है, ठीक। अब उसी के अंदर में ये आपको ये रहता है, ठीक है, लंग्स वगैरह रहता है वक्ष गुहा के अंदर में, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि आपको जब भी आप श्वसन की क्रिया कर रहे होंगे, तो जब श्वसन वायु खींचेंगे अंदर में, ठीक है, तो रिब्स फैल जाता है, फैलने के बाद और वक्ष जो डायफ्राम है वो भी क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम ऐसे रहता है वो क्या होता है, चिपटा हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे, ठीक। क्यों, क्योंकि जो लंग्स है उसके लिए सरफेस प्रदान हो पाए अधिक मात्रा में फैलने के लिए, ठीक, इस कारण से। फिर जैसे ही लंग्स सिकुड़ेगा फिर डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है, ठीक। इसलिए इसका काम होता है। अब ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बार बार बनाना थोड़ा ठीक नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे बस हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए तो इस दौरान क्या है, पसलियाँ बाहर की ओर खिंचती हैं, जिससे वक्ष गुहा का क्या है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक। इसमें डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक। तो उसका दोनों में स्थिति में आयतन बढ़ता है। आयतन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वायु हम अंदर ले रहे हैं, तो लंग्स फैलेगा तो आयतन बढ़ना जरूरी होता है। इस क्रिया के दौरान ये फेफड़ा क्या होता है, फैलता है। फेफड़ा मतलब लंग्स क्या है, फैल रहा होता है। नेक्स्ट आपका इसमें वायु फेफड़ा के वायु कोष्ठक या कुपिक तक पहुंचता है। कुपिका जिसको कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एल्वियोलाई तक वायु पूरा पहुंचेगा, किसके दौरान, ये इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। पूरा वायु कहाँ तक, वायु कोष्ठ या कुपिका तक पहुंचता है, ठीक। तो एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक, एल्वियोलाई, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा जो फेफड़ा होता है उसी वाले हिस्से में आपको ये देखने को मिलता है एल्वियोलाई, ठीक है, जो ब्रोंक्यूल से निकल के बनता है, आपको बताया है अभी। अगला है उच्छ्वास या निःश्वसन, ठीक। जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वसन अंगों से बाहर निकलता है तो इसे उच्छ्वास कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि CO2 युक्त वायु का मतलब कि शरीर के आंतरिक हिस्सों में जो भी पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह टूटने का, ये सब करने का, ठीक, उससे CO2 और जल मुक्त होता है। अब जो CO2 युक्त वायु है जो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालना है उसको अपने को, ठीक। तो जो बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है, एक्सपायरेशन है या फिर क्या है, एक्सहेलेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। एक्सहेलेशन का मतलब है बाहर छोड़ना, ठीक है, और इनहेलेशन का मतलब है श्वास को अंदर लेना, ठीक। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक। इसमें क्या होता है, तो इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ने लगता है, मतलब जो आपका मसल्स है वो सिकुड़ जाएगा। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, तो आपको बताया था वहाँ पे, देखिएगा पहले वाले पार्ट में वीडियो में, जो लंग्स के बाहरी हिस्से में बना होता है, ठीक, वो सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि वायु क्या होता है, बाहर निकल रहा होता है, ठीक, इस कारण से सिकुड़ने लगता है। ये कुछ वैसा मामला है कि जैसे आप एक अगरबत्ती का जो पॉलीथीन आता था जिसमें अगरबत्ती रखा होता था वो लीजिए, ठीक है, या फिर कोई पॉलीथीन लीजिए जिसमें आप एयर आप अपने मुंह से भरिए, ठीक है। जब भर रहे होंगे तो क्या होगा, वो पॉलीथीन फूल जाएगा, ठीक। जैसे ही इसमें से एयर निकलेगा, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे हल्का सा, एयर निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो बिल्कुल पॉलीथीन नॉर्मल हो जाता है, ठीक। तो उस तरीके का मामला होता है इसमें, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे उच्छ्वास में क्या हो रहा था, एयर निकल रहा होता है, तो फिर वापस से जो उसके जो ये पूरे मसल्स वगैरह है, ठीक है, और बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब नॉर्मल अवस्था में आने लगता है, ठीक, वैसा।
इस क्रिया के दौरान पुनः पसलियाँ जो है अपने पुनः स्थान पर आने लगती है। पसलियाँ मतलब डिप्स, ठीक। इसमें वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। तो जो वक्ष गुहा मतलब जहाँ पे लंग्स वगैरह स्थित है उसको वक्ष गुहा बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक। अब जब उसमें एयर आ रहा था तो उसका आयतन बढ़ रहा था, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि एयर आ रहा है, आयतन नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत है, तो जरूरी भी था आयतन बढ़ना। लेकिन जब वापस जा रहा है एयर, ठीक है, तो फिर वो कमेगा, ठीक है, वहाँ पे वायु कम जाएगा तो आयतन घटेगा, ठीक है। तो ये काम आपको देखने को मिलता है। अगला इसमें डायफ्राम पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक। वयस्क मनुष्य में श्वसन दर कितना होता है? 15 से 18 बार आपको प्रति मिनट देखने को मिलता है, ठीक। तो ये 15 से 18 बार वयस्क मनुष्य में श्वसन की क्रियाएं पूरा होता है, ठीक है। बच्चों में बात करेंगे तो ये दर 32 बार प्रति मिनट होता है, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल जाए कि ये अलग अलग होता है। जितना आपका श्वसन दर ठीक ठाक होगा उतना स्थिति ये रहता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन वगैरह पहुँचेगा और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का मामला क्या है आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला है सामान्य श्वसन के दौरान भीतर ली जाने वाली व बाहर निकलने वाली वायु का जो आयतन होता है वो 500 ml होता है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि आप आराम से टहल रहे हैं, ठीक, और टहलने के दौरान या कुछ भी कर रहे हैं जो कि आराम से कर रहे हैं, जिसमें कोई बहुत शारीरिक आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस दौरान आराम से जो श्वसन आप लीजिएगा, ठीक है, इसी को सामान्य श्वसन कह दिया गया है, ठीक। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई प्राणायाम मतलब कोई भी योगा का पोजीशन कर रहा होगा, जिसमें से वैसा योगा पोजीशन जिसमें से आपको शरीर के अंदर वायु प्रवेश करवाने वाली योगा होती है, ठीक है। अब उस दौरान करेंगे तो चूंकि आप वो काम ही कर रहे हैं कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से प्रवेश करे, वो योगा कर रहे थे, ठीक है। तो उस दौरान जो ये वायु प्रवेश करेगा सो, ठीक है। और सामान्य स्थिति में जो वायु प्रवेश करेगा, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे ही कुछ काम कर रहा है, ठीक, तो उस दौरान जो वैसे सामान्य स्थिति में जो वायु प्रवेश करता है उसको बोलते हैं कि ये 500 ml के बराबर होता है, ठीक है। मतलब सामान्य श्वसन क्रिया जिसमें आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे श्वसन करने के लिए, ठीक, तो उसको बोलते हैं कि ये कितना है? तो 500 ml के बराबर है, ठीक है, उतना होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो श्वसन है उसके टाइप पर है, ठीक है। उसमें से बाह्य श्वसन में दो पार्ट होता है बाह्य श्वसन का, एक होता है ब्रीदिंग, ठीक, जिसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और एक होता है गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास के अंदर ही आपका क्या था? दो पार्ट था, एक था निश्वसन और एक था ये उच्छ्वास या निश्वसन, ठीक, ये पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है गैसों का विनियमन, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। देखिए क्या है यहाँ पे, गैसों के विनिमय की क्रिया क्या है? फेफड़ों के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? फेफड़ा के अंदर होता है। इसमें ब्रीथिंग के द्वारा वायु फेफड़ों के वायु कोष्ठ में पहुंचती है। वायु कोष्ठ या कुपिका जिसको एल्वियोलाई कहते हैं उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, ध्यान रखिएगा। कुपिका या वायु कोष्ठ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होता है। एक बात ध्यान रखना है, जो आपको बाहरी हिस्सा है, ठीक है, बाह्य श्वसन वाला हिस्सा है, बाह्य श्वसन में क्या क्या आता है? जिसमें आता है आपका नेजल मार्क्स, ठीक है, नोजल पैसेज जिसको बोलते थे, आप ये पढ़े हैं पहले, ठीक है, पैसेज। फिर इसके माध्यम से आएगा, फिर आपको ट्रैकिया आ जाएगा, ट्रैकिया वगैरह के माध्यम से लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा? तो लंग्स के ही पार्ट में क्या होता है? एल्वियोलाई होता है, उसमें पहुंचता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक, ये क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ये जो एल्वियोलाई है ये सबसे प्रमुख अंग के रूप में है, ये लंग्स के अंदर में ही होता है, ठीक है। अब एल्वियोलाई में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचता है? तो ये कोशिकाओं तक पहुँचता है, वो पूरी प्रक्रिया होता है, ठीक। तो इसीलिए कहा गया कि जो एल्वियोलाई है क्या है? प्राथमिक स्थल है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए क्या है? प्राथमिक स्थल के रूप में काम कर रहा होता है। अगला है आपका वायु कोष्ठ के चारों ओर क्या होते हैं? रक्तवाहिनियां होती है, जो कि बात वहां पे लिखा हुआ था कि क्या काम होता है। तो जो वायु कोष्ठ के बाद वायु कोष्ठ तक तो अलग अलग माध्यमों से क्या आ गया? अलग अलग अंग के माध्यमों से ऑक्सीजन आ गया, ठीक, पर वहां से शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे जाए उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है वायु कोष्ठ के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है जो वायु को रुधिर तक पहुंचाता है, ठीक, जहाँ रुधिर से उत्तक तथा उत्तक से कोशिका तक पहुंचता है पूरा क्या? ऑक्सीजन पहुंचता है, वायु पहुंचता है, ठीक है। CO2 कोशिकाओं से निकलकर क्या है? वायु कोष्ठ तक पहुंचता है, वह बाहर निकल जाता है। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है कि वायु कोष्ठ तक पहले पूरा वायु पहुंचा, वायु कोष्ठ के पास ही क्या होता है? तो वहाँ पे रक्त कोशिका होता है। वायु कोष्ठ का मतलब क्या है? एल्वियोलाई, ध्यान रखना है। रक्त कोशिकाओं का जाल होता है
उस रक्त कोशिका में वायु पहुंच गया, ठीक, और वो वहाँ से वायु चला गया कहाँ पे, कोशिका तक चला गया, ठीक। तो ब्लड से फिर कोई ये उत्तक से कोशिका तक वायु पहुंच जाता है पूरा, ठीक। अब जो वहाँ का बेकार वायु होगा जो उत्तकों के पास होता है, कोशिकाओं के पास होता है, वो निकल के फिर वापस आता है वायु कोष तक। फिर वायु कोष से हम लोग बाहर उसको मतलब एक्सपायरेशन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, मतलब ये निःश्वसन के माध्यम से हम उसको बाहर निकाल देते हैं वायु को, ठीक। ऐसा अगला लिखा होगा कि श्वासोच्छ्वास के दौरान क्या है, तो वायु का जो संघटन है वो निम्न होता है। अब निम्न में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि जो निःश्वसन की क्रिया है, ठीक है, सॉरी, निःश्वसन की क्रिया है, जो इनहेलेशन की क्रिया है, इनहेल की क्रिया है या इंस्पायरेशन की क्रिया है, जब हम वो कर रहे होते तो हमारे यहाँ शरीर में जो ऑक्सीजन पहुँचता है उसकी मात्रा 21% है, ठीक। उसके बाद CO2 की मात्रा कितना है, तो जो इन्वायरमेंट की मात्रा है वही वाला मात्रा है, ठीक। और वाटर वेपर की मात्रा कितना है, तो 1.2% है, ठीक, 25% है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ये इंस्पायरेशन की क्रिया कर रहे हो तो वैसा कुछ भी नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर में सिर्फ सेपरेट बातें पहुंचती है, ठीक है, सेपरेट नहीं है, हमारे शरीर में बाकी चीज़ें भी पहुंचता है। कुछ जगहों पे तो आपको नाइट्रोजन भी लिखा है कि नाइट्रोजन भी वैसा पहुंचता है, ठीक है, जो 78% हमारे इन्वायरमेंट में है उसका वही वाला पहुंचता है हमारे यहाँ, ठीक। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 भी पहुंचता है, वाटर वेपर भी पहुंचता है, सब कुछ पहुंचता है, पर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस हम उसको प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो इंस्पायरेशंस के दौरान हमारे शरीर में मतलब श्वसन की क्रिया जो हम अंदर लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं वायु का, उस दौरान हमारे शरीर में 21% वायु, ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन जो कि इन्वायरमेंट का ही मात्रा है, वाटर वेपर पहुंचता है हमारे पास 1.25%। जब हम एक्सहेल कर रहे होते, उच्छ्वास कर रहे होते, शरीर से बाहर वायु निकाल रहे होते, तो उस दौरान CO2 की जो मात्रा है वो 16% है और CO2 की जो मात्रा है वो 4% है, ठीक है, कितना, 4%। और जो ये मात्रा है वाटर वेपर का वो 7% हो जाता है, शरीर से बाहर निकलता है और ये वातावरण से शरीर में प्रवेश कर रहा होता है, ठीक। ये वाला जो है वो वातावरण से शरीर में प्रवेश कर रहा है, ठीक, और ये है शरीर से बाहर निकल रहा है वातावरण में, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि सर ये परिवर्तन जो हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है अमाउंट ऑफ गैसेस का एंड वाटर वेपर का, वो क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों बदल रहा था, ऑक्सीजन का मात्रा कितना हो गया जब शरीर से बाहर निकल रहा है तो 16%, लेकिन आया था तो कितना था, 21%। लॉसेस कितना का है, तो ये 5 आपको लॉस हो गया, ठीक, 5 लॉस हो गया। यहाँ पे तो पूरा आपको 4 ही दिख रहा है क्योंकि 4.4 है, तो यहाँ इस तरीके से, ठीक है, आप 4 भी याद रख सकते हैं। अब हो रहा है यह कि जो ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ, जब शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा तो आप इस ऑक्सीजन का प्रयोग किए हैं। कैसे प्रयोग होता है, आंतरिक शोषण पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ तो उसकी मात्रा कम गया, ठीक है। CO2 क्या होता है, CO2 शरीर में पहुंचा है, एक तो इसका जरूरत नहीं होता है पूरा, तो वो पूरा शरीर में आंतरिक हिस्सों तक जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता, इसके लिए अभी आपको थोड़ा देर में बताते हैं, ठीक है, पहले कंप्लीट कर ले। अब कुछ जो CO2 बाकी निकला कहाँ से, तो जो शरीर के आंतरिक शोषण वाले हिस्से में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जगहों पे जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो विखंडन होने के बाद जो CO2 की मात्रा निकलेगा, ग्लूकोज के विखंडन से जो CO2 निकलता है, फिर H2O निकलता है, जल निकलता है, फिर एनर्जी फॉर्म होता है, उसमें निकलता है, ठीक। तो उस दौरान जो CO2 प्राप्त होता है, यही CO2 फिर क्या होता है कि शरीर के लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो CO2 जो जितना आपको गया था, ठीक, उतना नहीं निकलता है, उससे ज़्यादा निकलता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में, ठीक है, क्या हुआ था, आंतरिक शोषण के दौरान ग्लूकोज का जब विखंडन हुआ तो उसमें से CO2 की मात्रा निकला, ठीक है, उसमें से H2O भी निकलता है, उसी मात्रा जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसका मात्रा बढ़ा हुआ आपको प्रतीत होता है, ठीक है, वही जो CO2 जो बना सो। वाटर वेपर का भी वही कॉन्सेप्ट है, हमारे शरीर में H2O भी बनता है, उस तरीके से जब वो निकलेगा तो उसका ही मात्रा निकलने के दौरान अधिक होगा, आने के दौरान कम होता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा निकलने के दौरान कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका कुछ हिस्सा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शरीर में सर हम ऑक्सीजन लेते हैं एक बार में, ठीक है, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, कुछ ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है CO2 के साथ साथ, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, निकलता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जो शरीर में जो गैसों का परिवहन होता है ना, विनिमय होता है, उसमें क्या है, तो बस परिवहन नहीं, विनिमय जिसको कहते हैं विनिमय, ठीक, उसमें जो कॉन्सेप्ट लागू होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से होता है, ठीक। कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक। आपको इसमें 2 कंसिडर करेंगे बात, पूरी बात तो
ध्यान रखिए कि दो बातें हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें, ठीक। देखिए ये आपका हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लंग्स बना रहे हैं, ठीक है। क्या है ये लंग्स है आपका, ठीक। छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमको पूरा ये कंप्लीट करना है इसी मंत्र में, ठीक है। तो ये आपका लंग्स हो गया, ठीक। अब इस लंग्स वाले हिस्से से आपको यहाँ से निकला होगा एक सिरा, फिर यहाँ से निकला होगा एक सिरा। हम यहाँ पे हार्ट का दो हिस्सा बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हार्ट तो एक ही है पर दो हिस्सा बना रहा है, ठीक। और फिर यहाँ से एक निकला होगा, फिर यहाँ से एक निकला होगा। हम यहाँ पे इसको शरीर मान रहे हैं, शरीर का हिस्सा मान रहे हैं। क्या कि शरीर की उत्तक कोशिकाओं का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑर्गन, बॉडी वाला हिस्सा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण। थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस इसको बोलते हैं विसरण, ठीक। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए आप, ये डबल F कर लीजिए, बाकी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन, सॉरी वापस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे कब का हो गया लंग्स से निकला ये, फिर यहाँ पे निकला दो हर्ट हो गया, यहाँ पे एक ये हर्ट हो गया, एक ये हर्ट हो गया, ठीक। ये शरीर वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे शरीर है, ठीक। अभी हम लिख रहे थे क्या कि हम डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? विसरण विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, ये सही है स्पेलिंग, ठीक है। विसरण बोलते हैं इसको। इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रेडियंट, ठीक है। डिफ्यूजन विसरण का मतलब होता है कि जब कम सांद्रता वाला, जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी व्यक्ति के पास आपके घर में 10,000 रुपये है, ठीक, और आपके पास 5 रुपये है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऐसे सब आपके मन में ऐसी संभावनाएं बनेगी कि इसके पास 10 रुपये थे, इसमें से कुछ रुपये हमको भी दे ताकि हमारे पास आ जाए, ठीक है। या फिर आपके पिताजी के पास 1,00,000 रुपये है, ठीक, और आपके पास 10,000 रुपये हैं, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे? इस से मांगेंगे, ठीक। इसमें यह है कि अधिक सांद्रता वाले स्थान से यदि कम सांद्रता वाले स्थानों की तरफ यदि कोई चीज़ पहुंचता है तो उसको कहते हैं कि ये क्या है? विसरण विधि के द्वारा कंप्लीट हुआ है, ठीक। वैसा तो इसको हटाते हैं। देखिए आगे क्या है। तो विसरण, एक टर्म होता है ग्रेडियंट, ठीक। इसको प्रवणता बोलते हैं, तो आप इसको एक साथ ले सकते हैं, विसरण प्रवणता। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है, ये है कि जैसे वही बात जो हम आपको कह रहे थे कि आपके पास यदि 5 रुपये हैं, किसी के पास 10 रुपये हैं, तो कितना आ सकता है, ठीक है। सॉरी, इधर से इधर कितना आ सकता है आपके पास, ठीक। वैसा अब ये जो आने का हो सकता है, किसी के पास 100 रुपये है और आपके पास 5 रुपये हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा है कि आपके पास क्या है? 100 से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति के पास 10 रुपये था तो ये आपको देगा क्या? ही ज़्यादा, ठीक है। पर यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा देने की संभावना है। ये कुछ वैसा भी मामला हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बेकर था, ठीक, और एक बेकर यहाँ पे था, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो इतना सा है, ठीक, और यहाँ पे जल की मात्रा पूरा बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक। अब ये जब जल की मात्रा भरा हुआ है तो दोनों बराबर करने की स्थिति में आएगा, क्योंकि दोनों कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जल की मात्रा यहाँ पे आएगा, और जब दोनों में बराबर हो जाएगा तो फिर भी आपको जल की मात्रा ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक। और जितना किसी में अधिक होगा और जितना किसी में कम होगा उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको स्पीड देखने को मिलेगा, ठीक है, एयर को, मतलब पानी के जाने का, ठीक। तो इसी तरीके को बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। और ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कितना उसमें पानी है और कितना किसी में नहीं है। जितना किसी में कम होगा किसी में अधिक होगा, ठीक है। एक में अधिक है, एक में कम है। जितना अधिक होगा दूसरे की तुलना में उतना ज़्यादा क्या होगा? ग्रेडियंट आपको मिलता हुआ विसरण का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली प्रवणता का मतलब ढाल होता है, ठीक है, कि कितना अंतर हो सकता है, ठीक। ये कुछ ऐसा मामला है कि यदि आप गलती से मुकेश अंबानी के पास चले गए, अब उसके पास इतना पैसा है कि उसको पैसा देने में 5 रुपये शर्म आएगा, ठीक है। फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, उसका 10 रुपये 100 रुपये बहुत रहता है, ठीक। तो वो 5 रुपये देने के टाइम दे तो देगा, हो सकता है कि आपको कि उसके पास पैसा है, मतलब उतना तो है कि दे सकता है, ठीक है, पर 5 रुपये देते समय सोचेगा, ठीक है। तो वही वाला बात कि क्यों यहाँ पे काम कर रहा है, क्या ग्रेडियंट काम कर रहा होता है, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक। अब हम इसी को शरीर वाले हिस्से में प्रयोग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो जो हमारा जो लंग्स वाला हिस्सा है, लंग्स वाले हिस्से में जो प्रेशर होता है वायु का, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे Hg, ठीक। क्या लिखेंगे? Hg, ठीक। Hg बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। शरीर के अंदर में भी जो वायु प्रवेश डालता है उसका है, ठीक। यहाँ पे इसको बोलते हैं मिलीमीटर मर्क्यूरी में नापते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे एक और शब्द लगा लीजिए, ठीक है, इसमें लगाइए mmHg,
तो बेसिकली जो प्रेशर को मापने का तरीका है शरीर के आंतरिक हिस्सों में भी कह लीजिए बाहरी हिस्सों में, ठीक, इसको बोलते हैं मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। Hg मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक। ये क्या बोलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का तरीका होता है, ठीक। अब जब वायु आपके शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक, तो जब लंग्स में वायु प्रवेश किया तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक। हम दो ही का बात करेंगे, सबका बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि वाटर वेपर भी जा रहा होता है, कहीं कहीं पे आपको नाइट्रोजन भी क्या है कि हाँ वायु में के माध्यम से प्रवेश करता है शरीर में, ठीक है, उसका उपयोग नहीं होता उस तरीके से पर, ठीक। तो हम लोग ऑक्सीजन और इसकी बात करते हैं। जब शरीर में लंग्स के पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गया तो इसका जो प्रेशर था वो था O2 का, ठीक है, कितना था, तो वो था 104 Hg, ठीक। उसके बाद यहाँ पे CO2 का जो प्रेशर था वो था आपका, CO2 का जो प्रेशर है वो कितना है, तो ये है 40 Hg, ठीक है, इस तरीके से। तो लंग्स में जब आपका वायु प्रवेश किया तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर था 104 Hg, ठीक है, और लंग्स में जब CO2 प्रवेश किया तो इसका प्रेशर था 40 Hg, ठीक, mmHg, सॉरी, हर जगह पे आप mm लगा लीजिएगा, mmHg कर लीजिएगा, ठीक, mm, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से क्या होता है कि जो फुफ्फुसीय सीरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। ये क्या होता है तो डिटेल में आप बात करेंगे हम लोग कहाँ पे, तो वहाँ पे बात करेंगे ब्लड वाले हिस्से में, ठीक है। जब हम लोग ये ब्लड वगैरह पढ़ रहे होंगे, हृदय वगैरह वाला, तो उसमें बात करेंगे, ठीक। इसके माध्यम से फिर हार्ट में आएगा वायु, फिर हार्ट के माध्यम से यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, शरीर के अंग तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा ये ऑक्सीजन युक्त वायु, ठीक। अब ये क्यों जाता है यहाँ सर, आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों जा रहा है, आप ये बताओ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना है, तो 95 mmHg है, ठीक, 95 mmHg, ठीक। और यहाँ पे जो CO2 का प्रेशर है वो कितना है, तो 104 Hg है, ठीक, mmHg है, ठीक, 104 mmHg है, सॉरी यहाँ पे 40 mmHg है CO2 का प्रेशर, ठीक है, 40 Hg है। अब देखिए शरीर में CO2 जब आया, ठीक है, कहाँ तक, लंग्स तक, हम वहाँ की बात करें क्योंकि वहाँ से फिर क्या होता है, ब्लड के माध्यम से आता है। जब लंग्स में CO2 था तो यहाँ पे कितना था, 40 Hg था, ठीक, और उसके बाद 1 मिनट 40 Hg था यहाँ पे आपको, ठीक, CO2, और यहाँ पे CO2 कितना है, शरीर के ये यहाँ पे शरीर का अंग बना है, हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसको जरूरत है ऑक्सीजन का, ठीक, आंतरिक शोषण के लिए, ठीक। अब यहाँ पे 40 Hg है तो दोनों बराबर है। और आपको भी थोड़ा देर पहले बेकर का एग्जांपल बताया है कि पानी जब तक उसमें ये दूसरे बेकर में जाएगा तब तक कि बराबर न हो जाए, ठीक, जैसे ही बराबर हो जाएगा तो पानी नहीं जाएगा, ठीक। विसरण विधि का एक नियम काम करता है, ठीक, डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन में ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक के पास अधिक और एक के पास कम, दोनों के पास बराबर होगा तो देने की संभावना नहीं रहता, ठीक। अब यहाँ पे CO2 का मात्रा 40 Hg है और यहाँ पे 40 Hg है, तो CO2 की आवश्यकता है नहीं अंग को, शरीर के अंग को, ठीक, तो यहाँ पे CO2 आएगा ही नहीं, ठीक। फिर आएगा क्या सर, तो ऑक्सीजन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 95 mmHg के बराबर ऑक्सीजन है शरीर के अंग में, और जो शरीर के अंदर में वायु प्रवेश किया है लंग्स में उसका क्या है, तो इसका 104 Hg है, ठीक, mmHg है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, आपको ग्रेडियंट आपको अधिक देखने को मिल रहा होगा, ठीक। और इसी कारण से लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंग तक पहुँचता है, क्योंकि इसके पास अधिक है देने के लिए, इसके पास नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा शरीर के अंगों तक, ठीक। अब जब निकलने की बात आती है शरीर के अंग से, ठीक है, भाई शरीर के अंग से भी तो निकलेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन उतना क्यों नहीं निकलता, उसके पीछे रीजन समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम निकलने की बात करेंगे तो यहाँ पे शरीर के अंग की बात करेंगे, निकलने की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वैल्यू होता है वो होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है 40 mmHg के बराबर, कितना, 40 mmHg के बराबर ऑक्सीजन का वैल्यू होता है, ठीक। और यदि यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 mmHg, ठीक है, किसका, CO2 का वैल्यू, ठीक, CO2 का वैल्यू कितना जाएगा, 45 mmHg हो जाएगा। अब आप देखिए जब हम आने की बात कर रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू कितना था, आने की बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हम इस सीरा का दाब बता रहे थे आपको, ठीक है, फुफ्फुसीय जो सीरा लिखे थे हम, पल्मोनरी जो वेंस लिखे थे उसका दाब ये था, और उसमें दाब इतना था इस कारण से विसरण नहीं हो पाया, ठीक है। CO2 यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 था, इस कारण विसरण नहीं हो पाया। लेकिन जब शरीर के अंग तक ऑक्सीजन पहुँच गया, ठीक है, अब जो यहाँ से जो वापस जो आपको CO2 युक्त वायु, ये क्या होता है, CO2 जो होता है जिसमें, वो रक्त कैसे जाता है, तो आपको जाता है पल्मोनरी
आर्टरी के माध्यम से पहुंचता है कहाँ तक, हृदय तक, ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से वायु निकल जाता है एल्वियोलाई के माध्यम से, बाहर निकल जाता है CO2, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया वहाँ पे कंप्लीट होगा जब आप सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाएगा तो इस वाले सिरा जो होता है, सिरा बेसिकली क्या है, यहाँ पे इतना समझिएगा कि ये शरीर के आंतरिक हिस्सों में ये ब्लड के परिवहन का काम होता है। और अभी आपको बताएं कि ब्लड के परिवहन के माध्यम से किसका परिवहन हो रहा है, तो गैसों का परिवहन हो रहा है, ठीक है, विनिमय हो रहा है, ठीक। तो इसी के लिए बात कर रहे थे हम, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि शरीर के अंग से जब जो वायु निकलेगा, ठीक है, उसमें O2 का मात्रा कितना है, तो ये है 40 mmHg के बराबर में, ठीक। और CO2 का मात्रा कितना है, 45 mmHg के बराबर है। और आप यहाँ पे जो लंग्स है उसमें प्रेशर देखिए कितना था, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104 Hg है, ठीक। तो इसके पास तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ से बाहर क्यों जाएगा, शरीर के ऊपर क्यों जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता है, तो फिर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे CO2 का मात्रा कितना है, 45 mmHg है, ठीक। और यहाँ पे CO2 कितना है लंग्स वाले हिस्से में, तो लंग्स वाले हिस्से में 40 है। तो इसका मतलब इसके पास देने के लिए अभी क्या है, CO2 बहुत है इसके तुलना में, ठीक। इसलिए CO2 क्या निकलेगा, इसके माध्यम से बाहर निकलेगा और इस तरीके से हमारे शरीर से CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये सब आपको पूरी प्रक्रिया होते हैं। जो CO2 युक्त वायु होता है वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है और ये आपको ब्लू कलर में दिखेगा। और जो ऑक्सीजन युक्त वायु होता है वो क्या होता है, तो ये रेड कलर में आपको दिखता है, ठीक है, शुद्ध रक्त कहलाता है, रेड कलर में आपको दिखता है, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया होता है। इसको आप पॉज करके 1-2 बार करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बात समझ गए। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में जो वायु का ट्रांसफर वगैरह होते रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शरीर के आंतरिक हिस्सों में जो वायु का लगता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। इस कारण से शरीर में वो जो वायु पहुंचता है, ठीक है, फिर बाहर निकलने का काम होता है, ठीक, इस तरीके से। अब आगे देखिए क्या है, तो अगला टॉपिक हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा जूम इन देखिए, श्वासोच्छ्वास समझाइए थे। अगला है गैसों का परिवहन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, गैसों का परिवहन है। गैस या कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का, ठीक है, इसमें क्या है कि गैस या कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का फेफड़ा शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना, ठीक, तथा फेफड़ा तक वापस आने की क्रिया को गैसों का क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक। वही बात कह रहे हैं कि जब शरीर में पहुंचेगा, ठीक है, शरीर से वापस बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, पूरा परिवहन कहलाता है, ठीक। अब श्वसन गैसों का जो परिवहन होता है कैसे होता है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है, ठीक। एक तो ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आगे भी पढ़ना है अपने को, ठीक, पर यहाँ थोड़ा सा समझ लेना, ठीक। तो रुधिर मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्लड का प्रयोग कर रहे होंगे हम, इतना ही ध्यान रखिएगा, इसी के माध्यम से हम पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। श्वसन गैसों का परिवहन कैसे होगा, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होगा आपका ये, ठीक। मतलब जो हमारे शरीर में शरीर के नोजल पैसेज के द्वारा ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ठीक है, ब्रोंकियोल्स तक जाता है, फिर उसके बाद आपको एल्वियोलाई तक जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अंगों के माध्यम से होता है। पर उस अंग के अलावा जब शरीर के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि कोशिकाओं में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस कारण से जो वहाँ तक जाता है एल्वियोलाई के आगे तक वो परिवहन होता है किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से होता है, ठीक। एल्वियोलाई तक जो परिवहन हो रहा था वो अंगों के माध्यम से हो रहा था, उसके बाद रुधिर के माध्यम से होता है, ठीक। ये नेक्स्ट देखिए आपका ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो इसमें अलग अलग गैस है, उसमें से 2 का बात करेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हो रहा है, उसके बारे में बात करेगा आपको, ठीक। ये तो ऑक्सीजन का परिवहन आपका, इसका परिवहन मुख्य रूप से रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन के द्वारा ये क्या होगा, पूरा परिवहन आपकी प्रक्रिया आपका होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। और इसी माध्यम से क्या करता है, ये पूरा परिवहन करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है O2 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ब्रैकेट में आप लिखा हुआ है HB लिखा हुआ, ठीक है। फिर ये दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने का क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा, और ठीक, और उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी को कहते हैं, ठीक, HbO2 को। और ये क्या होता है, लाल कह रहा है कि लाल होता है क्योंकि ये रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट है कैसा है, रेड है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का पिगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर में उसके कलर प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको पिगमेंट कहते हैं, ठीक है, वर्णक कहते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये वर्णक क्या कर रहा होता है कि हमारे शरीर में श्वसन कार्य में हेल्प करता है, इसलिए श्वसन वर्णक कह देते हैं, ठीक है। वैसा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके माध्यम से क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है वायु को, ठीक है, ऑक्सीजन को, खासकर उसमें से वायु में भी ऑक्सीजन को, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है, तो 15 ग्राम प्रति 100 ml में होता है। इसका बहुत सारा बात हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे, उसमें ब्लड पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, ठीक।
तो 15 ग्राम प्रति 100 ml में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त लाल रंग का होता है तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी या नीले रंग का होता है। इसमें क्या कहने का मतलब है, तो जिस वाले में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, प्लस हीमोग्लोबिन होगा, ठीक, ये जो कलर हो, यह जो रंग होगा, ये सॉरी जो पूरा ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ये रक्त होगा वो कैसा होगा, तो वो लाल रंग का देखने को मिलेगा। पर जैसे ही शरीर के आंतरिक हिस्सों से CO2 को लेके ब्लड आता है लंग्स तक, तो वो वाला जो होता है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है, ठीक है। और अशुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। तो लंग्स से मतलब लंग्स वाले हिस्से से, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन वाला जो रक्त है वो कैसा है, वो है आपका लाल कलर का। पर जो शरीर के हिस्से से CO2 को लेके लंग्स तक वापस आता है ब्लड, वो आपका बैंगनी कलर का होता है, क्योंकि वो अशुद्ध रक्त कहलाता है, तो बैंगनी या नीला रंग का होता है, ठीक। यहाँ पे लिखा हो कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना है, 1.3 ml ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है। 15 ग्राम में कितना, 100 ml ये आपको, ठीक है, हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा, सॉरी 15 ग्राम प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन आपको मिलता है, ठीक हो। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर, ठीक है, क्या ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है। सवाल कभी कभी पूछता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो इसका परिवहन थोड़ा सा जटिल है। यहाँ पर जितना आप समझाएंगे उतना ही समझिएगा, इससे आगे आपको नहीं समझना है, क्योंकि फिर इससे आगे समझना है तो इसके लिए फिर आपको नीट का क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर समझ में आएगा। कंपटीशन की दुनिया में इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। देखिए, पहला इसका परिवहन निम्न तरीके से होता है, ठीक। तो पहला क्या है, प्लाज्मा में घुलकर, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, तो रक्त का हिस्सा होता है, ये आगे रक्त वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। इसका परिवहन क्या होता है, प्लाज्मा में घुलकर CO2 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। और इस रूप में इसका लगभग 7% के आसपास परिवहन होता है CO2 का, ठीक है। तो CO2 क्या करेगा, प्लाज्मा में घुलने के बाद कार्बोनिक अम्ल बनता है, उसके माध्यम से फिर वो ब्लड के माध्यम से बाहर तक आता है, ठीक है। अगला है इसमें वाई कार्बोनेट के रूप में CO2 का अधिकांश ये क्या होता है, परिवहन होता है। और ये लगभग 70% के आसपास क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। होता क्या है कि रुधिर में जो है, ठीक है, पोटेशियम तथा प्लाज्मा के जो सोडियम से है, ठीक है, ये दोनों क्या मिलके पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या करता है, आपको परिवहन करता हुआ दिखाई देता है, ठीक। बाइकार्बोनेट का निर्माण RBC में होता है, यह बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का अधिकांश कितना, 70%, इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं। कार्बोमीनो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कि कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या है, तो लगभग आपका 23% का क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक। तो 23 और 7 कितना हो गया, 30 हो गया, और 70 ये, तो इस तरीके से 100% का ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस तरह से आपको होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। वैसा अभी जो थोड़ा देर पहले आप पढ़े थे कि जो 1 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन में 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है। ये आप पढ़ लिए तो वहाँ पर, ठीक, 3-4 लिखा हुआ था वहाँ पे, कहीं पे 3 के बाद लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात यहाँ पे ये लिखा हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण अधिक होता है। जैसे होता है ना कि आप जब भी किसी ऐसे जगह पे चले गए जो प्रदूषित हवा है, ठीक, तो आप कह रहे होते हैं कि मेरा दम घुट रहा है, ठीक। दम क्यों घुट रहा है, उसके पीछे रीज़न है। यदि उस प्रदूषित हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हुआ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हुआ, तो क्या होता है कि हमेशा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो आकर्षित होना चाहता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, कि भाई इस तरीके से क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से ज़्यादा बेहतर समझता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे, ठीक। यदि उसकी उपस्थिति ठीक ठाक मिल जाता है उसको तब, ठीक है। यदि जिस जगह पे वायु शुद्ध रहेगा, जिसके पास नहीं रहेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। पर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वहाँ पे ये सीधा सीधा कहेगा कि हम क्या करेंगे, उसके साथ मिलेंगे, ठीक। और उसके मिलने के बाद बनता है कार्बोक्सी, आपको यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसको HbCO कहते हैं, HbCO, ठीक। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत आकर्षक होता है, तुरंत से उसके साथ अभिक्रिया करना चाहते हैं। ये कंपेरिजन किसके कंपेरिजन में, तो ये ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, ठीक। और बनाया क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। तथा इसे हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऐसा बैठा हुआ, ठीक, और ये कह रहा है कि हमको ऑक्सीजन ले जाना है, ठीक। लेकिन जैसे ही इसको फिर से कहाँ मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तो कहा कि ऑक्सीजन को छोड़ो, हम क्या करेंगे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएंगे, ठीक। इस तरीके की बातचीत।
अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ढोएगा तो ऑक्सीजन को नहीं ढो रहा होगा, और ऑक्सीजन को नहीं ढोएगा, ठीक, तो ऑक्सीजन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचेगा नहीं, और मस्तिष्क आपका या फिर बाहरी शरीर का हिस्सा आपको ठीक तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो आप क्या होता है, मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं, ठीक, ये क्रिया होता है। तो जो क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रदूषित क्षेत्र होता है, उसमें ये समस्या आपको देखने को मिलता है कि आपके शरीर तक ये आपको ये नहीं पहुंच रहा होता, ठीक है, वैसा। अब इससे क्या होगा, इस कारण से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होने लगती है, इससे मस्तिष्क अवचेतन अवस्था में चला जाता है, ये बात आपको लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, तो समझाना पड़ता नहीं तो ये खत्म होने के लिए तो आधा घंटा में हम खत्म कर देते हैं, समझाना होता है इसलिए इतना लंबा लंबा वीडियो जाता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग थर्ड पार्ट कर लेंगे दूसरे वीडियो में, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं।